नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और देखें यार, एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, पिछले 2-3 दिन से सेट का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है यार, इसके वजह से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। वो भी 2 ही 3 सेट का लगता है मेरे ख्याल से वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। तो अब कोई दिक्कत है नहीं, अब वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहेंगे और जो पिछले 2-3 सेट नहीं हुआ है उसका कोशिश करेंगे कि इस वीक में उसका भी वीडियो अपलोड कर दें। ओके ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ के साथ जो लोग भी नए हैं यार, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ पे सारा सेट का PDF मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, का एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगता है। 12.5 मिनट। देखें यार, डेसिमल अगर हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा। 5 से काटिएगा 25 बार, 5 से काटिएगा 2 बार में। का एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगता है। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा? देखें यार, ये जनरली पाइप एंड टंकी का ही सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग टाइप से लिख दिया है। का एक नल है सपोज ए जो पूरा टैंक को 25/2 मिनट में भर देगा। दूसरा नल है बी जो पूरा टैंक को 25 मिनट में खाली कर देगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। टैंक का कैपेसिटी 25, ये 25/2 मिनट में पूरा भरेगा तो 1 मिनट में कितना? 25/2 से डिवाइड करिएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस है। बी 25 मिनट में पूरा टैंक खाली करेगा तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस है। का वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय? वर्तमान दर से कहने का मतलब अगर दोनों एक साथ चले तो बर्तन भरने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा, बी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करेगा। दोनों अगर साथ में चलेगा तो 1 मिनट में पानी जाएगा या जूस जाएगा कितना? 1 यूनिट। तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 25/1 यानी कि 25 मिनट। ऑप्शन सी। देखिए, कहा 5 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी है। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंक से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? कहा कि जो बच्चा को शामिल किए हैं उस बच्चा ने कहा सभी के औसत अंक से कितने अंक अधिक प्राप्त किया। उस जिस बच्चा को आपने शामिल किया उस बच्चे का औसत अंक, उस बच्चे का जो अंक है वो सभी के औसत अंक से कितना अधिक है। तो यार मान लेते हैं कि पहले जो 5 सदस्य थे उन पांचों का एवरेज अंक जो था ये x था। तो 5 बच्चा सपोज A, B, C, D और E, इन पांचों का औसत अंक x है तो इन पांचों का टोटल अंक कितना हो जाएगा? 5x। क्लियर है बात? अब एक बच्चा और आ गया तो अब टोटल कैंडिडेट हो गए कितने? 6। अब इन 6 का औसत अंक जो है A, B, C, D, E और A, इन 6 बच्चों का जो औसत अंक है का पहले से 2 बढ़ गया। पहले औसत अंक x था तो 2 बढ़कर 6 बच्चे का औसत अंक हो गया कितना? 6x + 2। तो 6 बच्चे का औसत अंक 6x + 2 है तो 6 बच्चे का टोटल अंक कितना? 6 × x + 2। 6 से मल्टीप्लाई करिएगा 6x + 12। अब देखें यार, 5 कैंडिडेट के टोटल अंक में से 6 कैंडिडेट के टोटल अंक में से अगर 5 कैंडिडेट का टोटल अंक घटा दीजिएगा, 6 में से 5 का घटा दीजिएगा तो क्या ये आने वाले नए सदस्य का अंक नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो 6x में से 5x घटाइएगा, कितना बचेगा? x। अब प्लस का 12, यानी कि आने वाले नए सदस्य का जो अंक है वो है x + 12। x + 12 कहने का मतलब इन पांचों सदस्यों के औसत अंक से आने वाला सदस्य कितना अंक ज्यादा लेकर आया है? 12 अंक। ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 6 सदस्य के औसत अंक में 2 का वृद्धि हो गया, यानी कि योग में कितने का वृद्धि हो गया? 12 का वृद्धि होगा। और ये जो 12 का वृद्धि हुआ है ये 12 जो है 6 बच्चा में इक्वली डिवाइड होगा। तो का आने वाले बच्चे का जो अंक है पहले वाले बच्चे के औसत अंक से कितना बढ़ गया है? तो 12 बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट 6 दूना 12 आंसर। देखिए, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पर डे 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुने अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिन में पर डे 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? सिंपल MDH फॉर्मूला लग जाएगा यार। 16 आदमी 8 दिन में 12 घंटा पर डे काम करके किसी काम को समाप्त करता है। सपोज एक काम को फिनिश करता है, MDH मैन डे आवर।
अब वर्क हमेशा नीचे का, इससे 3 गुना काम को 3 गुना अधिक। देखें यार टाइम एंड वर्क में 3 गुना अधिक 4 गुना अधिक इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। 3 गुना अधिक बोला मीन्स 3 गुना ही समझिए। कहा कि पहले से 3 गुना काम यानी 3 काम को का 24 दिन में पर डे 8 घंटा काम करके पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? हमने मान लिया m आदमी चाहिए। क्लियर है बात? अब काटा पीटी मचा दीजिए तो 12 दूना 24, 8 दूना 16 से ये 16 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो m बराबर कितना? 24 आदमी। देखिए का 3 घंटिया क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। ओके का यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी है तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगी? देखें यार तीनों घंटियों को बजने में लगे टाइम का एलसीएम 15, 20 और 30, तीनों घंटियों द्वारा बजने में लगे टाइम का जो एलसीएम आएगा तो 15, 20, 30 का एलसीएम कितना? 60 मिनट। अब जो तीनों घंटी को बजने में टाइम लग रहा है उसका जो एलसीएम आएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो ये टाइम हमेशा ये डिनोट करेगा कि ये तीनों घंटी जो है हर 1 घंटे के बाद एक साथ बजेगी। ये तीनों घंटी हर 1 घंटे के बाद एक साथ बजेगी। अगर 11 बजे इकट्ठे बजी थी तो 1 घंटा बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो 11 बजे बजी थी 1 घंटा बाद यानी कि 12 बजे पुनः एक साथ बजेगी। ओके देखिए यार इस सवाल में थोड़ा सा सुधार का जरूरत है। यहाँ एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर नहीं ओनली एक्स है। सवाल ऐसा है एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए बट्टा एक्स माइनस 1 प्लस बी बट्टा एक्स प्लस 1। अब देखें यार बाएं साइड तो एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दाएं साइड देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एलसीएम लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ए से दोनों में ना बारी बारी यार, ए से दोनों में बारी बारी, तो यहाँ ए एक्स प्लस ए प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बी से दोनों में बारी बारी यानी कि बी एक्स माइनस बी। ओके अब बराबर के दोनों साइड नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या बचेगा? आप अगर इन दोनों को देखेंगे दोनों में एक्स अगर कॉमन करिएगा तो अंदर बच जाएगा ए प्लस बी। रिमेनिंग क्या बच रहा है? प्लस ए और माइनस बी, प्लस ए और माइनस बी। अब देखें यार एक इक्वेशन है और यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल है एक्स ए और बी, टोटल 3 वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल का मान निकाल सकते हो, दो इक्वेशन से 2 वेरिएबल का मान निकाल सकते हो। यानी सिंपल बोले तो जितना इक्वेशन होगा उतने ही वेरिएबल का आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें यार एक इक्वेशन है पर 3 वेरिएबल है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर के लिए जरूरी है कि दोनों साइड का अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देख पा रहे हैं तो दाएं साइड देखिए एक्स का कॉफिशिएंट है ए प्लस बी, कॉफिशिएंट यानी कि गुणज, एक्स का गुणज है ए प्लस बी और बाएं साइड एक्स का गुणज कुछ नहीं है यानी कितना है 1 है, अर्थात ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 1। क्लियर है बात? अब बाएं साइड में a माइनस बी का टर्म नहीं होने के कारण यार a माइनस बी का टर्म नहीं होने के कारण a माइनस बी का वैल्यू आ गया 0। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके a और b का मान निकाल लीजिएगा। a प्लस बी 1 है यानी कि a भी आधा होगा और b भी आधा, तब ना आधा प्लस आधा पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए एक इक्वेशन हो और मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल कहने का मतलब कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके ना, चलिए आ जाइए, ये काफी आसान सा सवाल है, इसमें पर थोड़ा सा गलती हो गया है यार, आप लोग सुधार कर लीजिए। एक तो यहाँ पर बार का साइन है और यहाँ पे 1 के जगह 2 है। ओके ना, चलिए पता होगा कि पहले हम लोग बार का काम करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। तो देखें यार 7 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा कितना? 2। अब यार देखें यहाँ 5 भागा 2 गुना 2, का के क्रिया तब 3 भाग, यानी कि पहले का के क्रिया का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना, फिर जोड़ और फिर घटाओ। ये सबको पता है, बचपन से चीजें लोगों ने मार मार के सिखा रखी है। अब देखें ये 5 बट्टा 2 है, यहाँ पे 10 प्लस 26 माइनस 15 गुना 20 माइनस 5
भागा दो यानी कि बट्टा में 2 और गुना में 2, 2 से 2 कट गया। अब यार 10 प्लस 16 माइनस 15 गुना 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। क्लियर है ना बात? तो 10 प्लस 16 माइनस 15, 15 225। अब यार 10 प्लस, देखिए यार 16 में से 225 को घटाइएगा, ये माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 100, कितना बचेगा? कर लें यार आप लोग, 209 क्या? यस। अब 10 माइनस 209 घटाइएगा तो 9, यहाँ से बचेगा कितना? सॉरी यार, ये 26 है। तो 26 अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा? 199। 199 में से 10 जाएगा कितना? 189, माइनस का 189। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा कि शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात। देखिए यार, वर्तमान में जनसंख्या कहा कि पहले साल 10% बढ़ा, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि पहला साल जनसंख्या अगर 10 था तो 1 बढ़कर हो गया सेकेंड ईयर कितना? 11। दूसरे साल 20%, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 था तो 1 बढ़कर हो गया कितना? 6। ओके ना। थर्ड ईयर 25% कम गया, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 था 1 कम होके हो गया कितना? 3। अब देखें यार, अब क्रॉस इसमें कटता उड़ता है तो काट लीजिए, पर तिरछा क्रॉस ध्यान रखिएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 10 पचे 50 दूना 100, 11 तिया 33 तिया 99 का 3 वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या है कितना? 99। 3 साल पहले का जनसंख्या था कितना? 100, यानी कि 99 अनुपात 100। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहा एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ी खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ी का एक समान मूल्य पर बेची गई है, यानी कि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। यार, पहले घड़ी का क्रय मूल्य है ₹1, पहला को 15% हानि पर बेचा, यानी कितना में बेचा होगा? 85/100 में, तो ये पहला का विक्रय मूल्य आ गया। दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य है ₹22, दूसरा को 19% लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा होगा? 119/100 में। ये पहला का विक्रय मूल्य है, ये दूसरा का विक्रय मूल्य, और दोनों का विक्रय मूल्य बोला है समान है। बराबर के दोनों साइड यार 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 17 से काटिएगा 5 बार में, 17 से काटिएगा 7 बार में, तो x/y बराबर क्या हो गया? 7/5, यानी कि पहले घड़ी का क्रय मूल्य है 7 यूनिट, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य है 5 यूनिट, तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना? 7 5 12 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है 480 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 40 रुपया। 1 का वैल्यू 40, तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, यार पहला घड़ी का क्रय मूल्य 7 यूनिट, 1 यूनिट 40, तो 7 यूनिट 280। दूसरा का क्रय मूल्य 5 यूनिट, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर 40 बचे 200, 280 और 200। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करता है, बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होता है। सॉरी यार, थोड़ा सा साउंड उंड भी बाइक का चल जा रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं करना है। कहा ए 2800 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू करता है, बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है और उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल हो जाता है। यदि 1 साल बाद, 1 साल यानी कि ये क्लियर हो गया कि ये जो व्यापार है ये पूरे 1 साल यानी कि 12 महीने का है। तो देखें यार, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि ए शुरू से अंत तक रहा, अर्थात पूरे 12 महीने तक रहा, तो ए का पूंजी गुना ए का समय, ये ए का प्रॉफिट हो गया। ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का प्रॉफिट हो गया। बी का पूंजी है ₹20 का, बी 5 महीने बाद आया, तो 12 महीने के बिजनेस में अगर 5 महीने बाद आया, यानी कि बी बिजनेस में इन्वॉल्व रहा कितने महीने तक? 7 महीने तक, तो बी का पूंजी गुना बी का समय, बी का प्रॉफिट हो गया।
सी का पूंजी है सी रुपया का, सी जो है बी 5 महीने बाद आया और बी के आने के 2 महीने बाद सी आया, यानी कि सी टोटल 7 महीने बाद आया। तो आप बताएं 12 महीने के बिजनेस में 7 महीने के बाद आया, यानी कि सी बिजनेस में रहा होगा कै महीने तक, 5 महीने तक। तो सी का पूंजी गुना सी का समय, सी का प्रॉफिट हो गया। और तीनों के प्रॉफिट का रेशियो 4:2:3 दिया है। का बी और सी का पूंजी निकालना। देखें यार यहाँ पर ए और बी का किसी भी दो आदमी का कंपैरिजन कर लीजिए, ए और बी का कंपेयर कर लेते हैं। तो ए का पूंजी 28,000 गुना 12 अनुपात यानी कि बट्टा बी गुना 7 बराबर। ए और बी का कंपैरिजन किए हैं तो ए बट्टा बी कितना 4/2। अब 4 से काटिएगा 3 बार में, 7 से काटिएगा 7 चौक 28, 4,000, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बी का कितना 24,000। अब एक ही ठो ऑप्शन में 24,000 है तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी का निकालने का जरूरत भी नहीं था। अगर निकालते तो बी और सी का कंपेयर कर लेते, या फिर ए और सी का कंपेयर करते तो फिर सी का आ जाता। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। का एक से एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। एक्स जो है काम का 25% यानी कि 25% का फ्रैक्शन कितना 1/4। 1/4 काम 20 दिन में पूरा करता है तो ये पूरा काम कै दिन में 80 दिन में। का बाई एक्स के साथ मिलकर का बचे हुए काम को 15 दिन में। तो यार एक्स और बाई दोनों मिलकर बचा हुआ काम, तो 1/4 काम तो एक्स ने अकेले कर दिया, 1/4 यानी 4 में से एक काम एक अकेले कर दिया, तो शेष बचा 3/4 काम। और इस बचे हुए काम को दोनों ने मिलकर 15 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर पूरा काम कै दिन में 4×5 = 20 दिन में। तो 80 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80, एक कम 20 चौक 80। अब सवाल का बाई अकेले उस काम को कितने दिन में। देखिए यार एक्स का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, एक्स प्लस बाई का एफिशिएंसी है 4 यूनिट। एक्स अगर एक दिन में एक काम कर रहा है और दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करना है, इसका मतलब है कि बाई एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। बाई एक दिन में 3 काम, तो बाई पूरा काम कै दिन में, तो 80/3 दिन में। तो 3 दूना 4, 26.2/3 दिन, 26.2/3 ऑप्शन नंबर सी। चलिए का 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 है। 2 कंटेनर है जिसमें शहद और पानी का अनुपात दिया है 4:3, ओके ना। और दूसरे में 6:7 है। का दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब दूसरा कंटेनर, कहने का मतलब वो पहले ही 2 कंटेनर इसने बोल दिया कि पहला कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात 4:3 है और एक और कंटेनर है जिसमें शहद और पानी का अनुपात 6:7 है। का एक अन्य तीसरा बर्तन, दूसरा कहने का मतलब एक और कोई बर्तन है थर्ड, जिसमें शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितना मिश्रण को पहले कंटेनर के 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाए। देखें यार सिंपल कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 2 कंटेनर है, पहला कंटेनर में शहद और वाटर के मात्रा का रेशियो 4:3। सेकेंड जो कंटेनर है इसमें शहद और वाटर के मात्रा का रेशियो है 6:7 और इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाए हैं जिसमें शहद और वाटर का मात्रा समान है। समान कहने का मतलब 1:1 है। तो आपसे सवाल बोला कि पहले बर्तन के 3.5 लीटर में दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिलाया जाए, यही मेन सवाल है। तो आप एलिगेशन लगा लीजिए यार, किसी पे एलिगेशन लगा लीजिए। अगर शहद पे लगाएंगे तो पहला बर्तन में शहद, थीम तो पकड़ ही लिया, अब इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत है नहीं, मेन समझाने के लिए डायग्राम बना दिए थे। देखिए पहला बर्तन में शहद है कितना 4, टोटल कितना में 7 में। दूसरा में शहद है 6, टोटल कितना में 13 में। और इन दोनों को मिलाने से जो नया मिक्सचर बना उसमें शहद और पानी दोनों बराबर मात्रा में यानी 1:1 के रेशियो में है। तो शहद होगा एक, टोटल कितना में 2 में। अब घटा दीजिए यार, देखें 4/2 में से 4/7 में से 1/2 को घटाइएगा, एलसीएम हो जाएगा 14, 7 दूना 4 दूना 8, 2 7 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1। अब यार यहाँ 16/1/2 में से 6/13 घटाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 26, 13 दूना 26, तो 13 एकम 13, 13 दूना 6 दूना 12, 13 में से 12 गया 1। अब काटिएगा 2 से 13 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7:13 यानी पहले बर्तन का 7 यूनिट लिए हैं तो दूसरे बर्तन का क्वांटिटी है क्या यूनिट 13 यूनिट। तो पहले बर्तन का क्वांटिटी दिया 3.5 लीटर, पहले बर्तन का क्वांटिटी है 3.5 लीटर, तो ये 7 यूनिट 3.5, 1 यूनिट का वैल्यू 0.5
1 यूनिट 0.5 तो दूसरे कंटेनर का कैपेसिटी 13 यूनिट, यानी 1 यूनिट 0.5 तो 13 यूनिट की ना 13 पचे 65 यानी 6.5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% की दर से, देखिए यार रेट जो होता है ना वो 1 साल का ब्याज होता है, रेट 1 साल का ब्याज होता है। कहा एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लिया, यानी कि जिससे वो उधार लिया उसको तो हर साल 4% ब्याज देगा, और वह इस पैसे को 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर से एक अन्य व्यक्ति को उधार दे दिया। देखिए यार, खुद जिससे ब्याज उधार लिया उसको 4% ब्याज देगा, और दूसरा को जिसको इसने उधार दिया उससे 6.25% ब्याज लेगा। तो 4% तो ये जिससे लिया उसको देगा, और 6.25% ये जिसको दिया उससे लेगा। तो आप बताएं, रेट कहने का मतलब 1 साल का ब्याज, 1 साल में इसको ब्याज देना होगा 4%, और ये जिसको दिया उससे ब्याज लेगा 6.25%। तो 1 साल में इसको कितने का लाभ हो जाएगा? 2.25% का लाभ होगा, 2.25% का लाभ होगा। और सवाल भी आपसे यही पूछा है कि प्रति वर्ष उसे कितना लाभ होगा। 1 साल में 2.25% लाभ होगा किसका? मूलधन का ना, तो मूलधन है 5,000, तो 5,000 का इतना परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुना करिएगा, 0 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 है 11, डेसिमल 2 अंकों से पहले, यानी 112.50। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग, मेरा जो प्रेजेंट एज है, कहा मेरे प्रेजेंट एज का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। चचेरे भाई, बी फॉर ब्रदर, चचेरे भाई के एज के 4/5 भाग के क्या है? बराबर है। अब क्रॉस करिएगा तो 5 या 15 है बराबर 7 चौक 28 बी। तो मैन और बॉयज, एम और बी का रेशियो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 28:15। अब एक चीज ध्यान रखिए, अनुपातिकियों को एक्स तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे कहा 3 साल पहले मेरी आयु उसकी यानी भाई के अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर थी। देखें यार, कहा मेरा प्रेजेंट एज है 28x, तो 3 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा? 28x - 3। मेरे भाई का प्रेजेंट एज है 15x, 10 साल बाद एज हो जाएगा कितना? 15x + 10। तो कहा 3 साल पहले जो मेरा एज था मेरे भाई के 10 साल बाद वाले एज के इक्वल हो जाएगा। ओके ना? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 15x इधर आके 28 में से घटेगा कितना? 13x। 3 उधर जाके 10 में जुटेगा 13, 13 से 13 कट गया तो x बराबर कितना? 1। x का वैल्यू 1 आ गया, तो कहा मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मेरा प्रेजेंट एज है 28x, x बराबर 1, तो 28x बराबर कितना? 28 साल। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा श्री नरेश अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण करना चाहता है जो 2800 संगमरमर टाइलों से बना हुआ है। देखिए यार, एक फर्श है जिसपे टोटल 2800 संगमरमर टाइल्स लगा हुआ है। टोटल 2800 फर्श पे टोटल 2800 संगमरमर लगा हुआ है टाइल्स का। प्रत्येक टाइल्स 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखें यार, टाइल्स का लंबाई दिया और चौड़ाई दिया, इसका मतलब ये है कि टाइल्स जो है ये आयताकार है। टाइल्स का लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, मीन्स टाइल्स आयताकार है। आपसे सवाल बोला कि 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से फर्श को पॉलिश कराने का कुल लागत क्या होगा? 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा 25 रुपया है। तो कहा पूरे फर्श को पॉलिश कराने में कुल कितने खर्च आएगा? तो पहले फर्श का एरिया निकाल लेते हैं। देखें यार, आयत का लंबाई दिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें यूनिट जो है ये मीटर में दिया, ये यूनिट आपको दिख रहा है मीटर में दिया है। तो यहाँ पे जो लेंथ का यूनिट है इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। लंबाई है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3/100 मीटर, और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5/100 मीटर। एक टाइल्स का लंबाई इतना, एक टाइल्स का चौड़ाई इतना, तो एक टाइल्स का एरिया कितना? तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। एक टाइल्स का एरिया इतना और टोटल टाइल्स लगा है कैट हो 2800। एक टाइल्स का एरिया इतना, तो 2800 टाइल्स का एरिया कितना? 2800 से गुना कर दीजिएगा, ये पूरे फर्श का एरिया आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 20 बार में। ओके ना? अब 2 से 10 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 7 बार में। 7 या 21/5 वर्ग मीटर, ये आ गया फर्श का एरिया।
अब खर्च पूछा कि खर्च क्या होगा, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च है 25 रुपया। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 25 रुपया। फर्श का एरिया है कितना, 21/5 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च 25 रुपया, तो 21/5 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 21/5 से गुना करिएगा। 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा, एक का नियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले डिब्बा, अर्ध व्यास व्यास का आधा यानी कि रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक डिब्बे में पत्थर को रखा। यदि डिब्बे में पानी का स्तर 10 से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यार, पहले डिब्बा में पानी का जो स्तर था वो 10 सेंटीमीटर था, ओके ना, 10 सेंटीमीटर। जैसे ही पत्थर डाले तो उसका हाइट 17 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो मेरे भाई हाइट बढ़ गया, कहने का मतलब हुआ रेडियस दिया है बर्तन का और हाइट दिया, इसका मतलब ये है 100% कन्फर्म है कि बर्तन जो होगा वो बेलनाकार होगा। चूंकि व्यास यानी कि रेडियस मालूम, हाइट 10 से 17 हो गया, यानी कि हाइट में चेंज हुआ है, यानी कि ये आर और एच दिया है, इसका मतलब जो है बर्तन वो बेलनाकार है। तो कहा कि पत्थर का आयतन ज्ञात करें। देखिए यार, बेलन का जो ऊंचाई पहले था वो 10 था, जैसे ही पत्थर डाले ऊंचाई 17 हो गया, यानी कि हाइट में कितने का वृद्धि हुआ, 7 का। तो 7 का वृद्धि किस वजह से हुआ, वो पत्थर डालने के कारण ऊंचाई जो है 7 बढ़ गया, यानी कि 7 ऊंचाई में वृद्धि होने के कारण जो आयतन में वृद्धि हुआ होगा ना, 7 हाइट में 7 का वृद्धि होने के कारण जो आयतन में वृद्धि हुआ होगा वही तो पत्थर का आयतन रहा होगा यार। क्योंकि पत्थर डालने के कारण हाइट 7 बढ़ गया, तो शायद ऊंचाई बढ़ने से जो आयतन बढ़ा होगा वो जो होगा पत्थर के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन, बर्तन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7। आर अर्ध व्यास है 5, तो आर स्क्वायर 5 गुना 5। ऊंचाई 10 से 17 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 7। और यही ऊंचाई जो बढ़ा है, ऊंचाई बढ़ने के कारण जो वॉल्यूम बढ़ गया, ये जो वॉल्यूम बढ़ गया, ये वॉल्यूम किस वजह से बढ़ा, पत्थर डालने की वजह से, यानी कि ये पत्थर का वॉल्यूम हो जाएगा, ओके ना। 7 से 7 कैंसिल, 5 पचे 25 दूना 50 और 5 55 घन सेंटीमीटर, 550 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू। तो यार इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 2 tan a इंटू कॉट ए बराबर 2 का स्क्वायर 4। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, सबको पता है। अब tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 2, उधर जाके घटेगा कितना 2, ऑप्शन, और इसी का वैल्यू पूछा 2। देखिए कहा है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर बराबर के चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के दिशा में जाने में लगे समय का 2 गुना है। धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगता है ना, धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगता है वो धारा के दिशा में जाने में लगे समय का 2 गुना लगता है। धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगता है धारा के दिशा में जाने में लगे समय से 2 गुना समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना। मान लेते हैं कि धारा का चाल है W किलोमीटर पर आवर। W फॉर वाटर, धारा में तो वाटर ही न बहेगा, तो W का वाटर का चाल है W किलोमीटर पर आवर। तो आप बताएं धारा के विपरीत अगर नाव जाएगा तो नाव का चाल क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी कि बोट माइनस वाटर। बोट का चाल है 4 वाटर का चाल है W। अब धारा के दिशा में जाइएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बोट प्लस वाटर का धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लगता है वो धारा के दिशा में जाने में लगे समय का क्या गुना है, 2 गुना है। तो मान लेते हैं धारा के दिशा में जाने में अगर t घंटा टाइम लगता है तो धारा के विपरीत जाने में 2 गुना समय यानी कि 2t समय लगेगा। अब 4 गुना समय दूरी, ये सेकंड डाटा से 4 गुना समय दूरी, और दोनों दूरी है तो आपस में बराबर, t से t कैंसिल। अब इस 2 से गुना करिएगा, 4 दूना 8 माइनस 2W बराबर 4 प्लस W।
ओके, 2W इधर आके जुटेगा, 4 इधर आके घटेगा, तो 2W जुटेगा, 3W बराबर कितना 4, तो W बराबर 4/3, यानी 1 3 3 1.3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा दो स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 के गति से, यानी कि एक तरफ का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया, और कहा वहां से वापिस की यात्रा पिछले गति के 3/4 गति से करता है। पिछला गति है 80 किलोमीटर, वापिस आते समय उसका चाल पिछले गति का 3/4, 3/4 करने का मतलब वो 4 से काटिएगा 20 बार में, 20 या 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि गए हैं 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से और वहां से आए हैं 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो आप बताइए इस जावन आवन के दौरान जो है डिस्टेंस कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि गए और वहां से वापिस आ गए, पर चाल अलग अलग था। तो आप सभी को पता है कि दो इक्वल डिस्टेंस को अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करता है तो एवरेज स्पीड होगा 2x/x प्लस बाई 2 गुना 80 गुना 60/80 प्लस 60। सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके ना। चलिए आगे। देखिए कहा रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। तो यार रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 25 है, तो 12 टेस्ट का टोटल अंक कितना हो गया, औसत गुना संख्या 12 5 60, 12 दूना 24 6 30, 300 का। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट खेले हैं, यानी रुबेला के 8 टेस्ट का औसत अंक 23 है, तो 8 टेस्ट का टोटल अंक कितना, औसत गुना संख्या 8 तिया 24, 8 दूना 16 2 18। आगे सवाल में कहा रुबेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में कितना औसत अंक अर्जित करना होगा। तो देखिए यार इसने 12 टेस्ट में टोटल 300 रन बनाया, ये 8 टेस्ट में 184 रन बनाया, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 116। तो ये रुबेला के बचे हुए 4 टेस्टों का औसत है, और 4 टेस्ट का टोटल रन है 116, तो 4 टेस्ट का औसत रन कितना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 नमा 36, ऑप्शन नंबर बी 29। देखिए कहा 22 वर्ष पहले मोमा की आयु सौमी की आयु के 1/5 थी। 22 वर्ष पहले मोमा का जो एज है वो सौमी के एज का 1/5, यानी कि 1:5 है। कहा 22 वर्ष बाद कहा कि 22 वर्ष बाद जो है मोमा की आयु सौमी की आयु की 1/4 यानी कि 1:4। अब यार दो व्यक्ति के एज में दो समय का रेशियो दिया है, तो दोनों जगह का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ का डिफरेंस है कितना, 1 और 1 का डिफरेंस 0, 5 और 4 का डिफरेंस कितना 4। तो डिफरेंस सबसे पहला काम है इक्वल बनाना, और इक्वल बनाने का तरीका आप लोगों को पता है, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना। तो 1 और 4 का अंतर कितना 3, 3 से ऊपर में गुना करिएगा तो 3 एकम 3, 3 से यहाँ गुना करिएगा 5 तिया 15। अब नीचे अगर गुना आप करेंगे 1 और 5 का डिफरेंस 4 से, तो ये 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो 3 से 4 हो गया, 1 का वृद्धि, 15 से 16 हो गया 1 यूनिट का वृद्धि, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, पर एक्चुअल में कितने का वृद्धि हुआ, -10 + 10, -10 + 10 वृद्धि कितने का हुआ। सॉरी यार पता नहीं, तबीयत सही लग नहीं रहा, वहां से पढ़ा के आते आते सर में इतना पेन होने लग रहा होता है कि क्या बताएं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा हमको। देखें यार यहाँ पे डिफरेंस है यूनिट में कितने का, 3 और 4 का डिफरेंस 1 का, 15 और 16 का डिफरेंस 1 का। तो रेशियो में दोनों जगह का डिफरेंस है 1 यूनिट का, पर एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, तो -बाई और +बाई कितने का हो जाएगा 2 का। तो 1 यूनिट बराबर 2 सवाल कहा कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए यार एम का 22 साल पहले एज था 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 तो 22 साल पहले अगर एज था 6 प्रेजेंट में एज कितना था, बाई जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। ओके ना।
और कहा एस का 22 साल पहले एस था 15 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2 बाई, तो 15 यूनिट बराबर 15 दूना 30 बाई। 22 साल पहले एस था 30 बाई, तो प्रेजेंट में कितना बाई जोड़िएगा तो इसका एज आ जाएगा 31 बाई। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो बाई से बाई कैंसिल से 7:31, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, थोड़ा 1-2 बार आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए कहा 2 इनलेट नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे के तुलना में 4 गुना अधिक है। देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में अधिक या कम का कोई मतलब नहीं होता, केवल बोला कि पहले का क्षमता दूसरा से 4.5 गुना अधिक है, तो 4.5 गुना अधिक का कोई मतलब नहीं बनता, केवल समझिए 4.5 गुना है। पहला नल का जो एफिशिएंसी है दूसरा से 4.5, तो देखिए यार 4.5 डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। 5 से 9 बार में 5 से 10 का पहला का एफिशिएंसी दूसरा से 4.5 गुना है, यानी दूसरा का एफिशिएंसी अगर 2 है तो पहला का एफिशिएंसी कितना 9 होगा। तो ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:9। रेशियो है रियल बनाइए, 1 से गुना कर लें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखें आगे का एक आउटलेट नल यानी खाली करने वाला नल है, जो कि 9 घंटे में एक टंकी को खाली कर देगा। तो यहाँ पर तीनों नलों का हम लोगों ने टाइम पता कर लिया कि भरने वाला पहला नल जो है पूरा टैंक को 2x आवर में भर देगा, दूसरा नल 9x आवर में भर देगा। तो पहला नल 2x घंटा में पूरा टैंक, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/2x। दूसरा 9x आवर में पूरा टैंक भरेगा, तो 1 घंटा में कितना 1/9x भरेगा, भरने वाला है प्लस से। और कहा तीसरा नल पूरे टैंक को 9 घंटे में खाली करेगा, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/9 खाली करेगा, यानी माइनस से। तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना काम कर देगा, लेकिन कहा एक साथ काम करने पर 7.5 घंटे में टैंक को भर दिया। तो तीनों जब साथ में भर रहा है तो 7.5 घंटा में पूरा टैंक भर गया, तो 1 घंटा में कितना 1/7.5। अब डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, 5 से 10 2 बार में 5 से 15। अब यार वेरिएबल वाला को एक साथ 2x और 9x का एलसीएम कितना हो जाएगा 18x, 2 9 दूना ओके ना, बराबर 2/15 माइनस 1/9 उधर जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना 45, 15 तिया 3 दूना 6, 9 5 45, 9 में से यहाँ पे प्लस है ना यार, तो 9 2 11/18x बराबर 11/45। 11 से 11 कैंसिल, 9 दूना 18, 9 5 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। x का वैल्यू 5/2 है। तो कहा खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल नल को कितने घंटे लगेंगे। कम कुशल नल कहने का मतलब जिसका एफिशिएंसी कम है उसको कितना टाइम लगेगा, तो यार जिसका एफिशिएंसी कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, यानी कि ये 9x का वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे इनडायरेक्ट। कहा कम कुशल नल को कितना समय लगेगा, तो जो कम कुशल होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी 9x लगेगा। तो 9x का वैल्यू यानी 9 गुना 5/2, तो 45/2 यानी कि 22.5 घंटा। और आज के लिए थोड़ा माफी चाहते हैं यार, सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ओके ना। ऐसा नहीं गाली उली देने लग जाइएगा कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं यार। देखिए कहा 4 पद परस्पर एक अनुपात। एक अनुपात कहने का मतलब हुआ कि समानुपात, एक अनुपात यानी समानुपात। तो समानुपात कैसे लिखते हो आप, A/B समानुपात C/D, ऐसे ही ना। पहला पद A है, दूसरा पद B है, तीसरा पद C है और चौथा पद D है। का 4 पद एक परस्पर अनुपात में प्रथम द्वितीय चतुर्थ पद तीसरा निकालना है, तो बस लिख लीजिए यार, पहला पद 4, दूसरा 22 है, तीसरा निकालना है तो एक चौथा दिया है 33। अब आपको पता है समानुपात का अगर केस है तो अंदर वाले का गुना बाहर यानी कॉर्नर पर वाले के गुना के बराबर होगा। 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो x बराबर 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो 3 दूना 6, x का वैल्यू 6। देखिए कहा एक क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। आगे सवाल में कहा कि 4 नए लड़के क्लास में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ गई। देखें यार 4 लड़के और आ गए तो लड़कों का संख्या 20% बढ़ गया। पहले 4 लड़का था, 20% बढ़ गया, तो 4 का 20% आप निकाल नहीं पाएंगे, तो 2 जीरो चिपका लीजिए। अब 40 लड़का हो गया
का लड़कों का संख्या 20% बढ़ गया, तो 40 का 20% यानी कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो 8 बढ़कर अब लड़का हो गया 48। गर्ल्स को तो शामिल नहीं किए, तो गर्ल्स जितना पहले थी उतना ही गर्ल्स आज भी रहेगी। यही बात हुआ ना यार, पहले 40 लड़का था, कहा कि 20% लड़कों का संख्या बढ़ गया, तो 40 का 20% यानी 8 बढ़ गया। तो 40 से 8 बढ़कर हो गया कितना, 48। तो कितने का वृद्धि हुआ, 8 का। पर एक्चुअल में कितने का वृद्धि हुआ, 4 का। तो 8 यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट बराबर 4/8। 4/8 यानी 1/2। तो का लड़की का संख्या, गर्ल्स का संख्या है 50 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 50 यूनिट बराबर कितना, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। का एक त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के अनुपात में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 5 6 11 7 18 यूनिट बराबर 180। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 10। 1 10 है, तो पहला कोण 50, दूसरा 60 और तीसरा कितना, 70। का त्रिभुज कैसा होगा, तो देखें यार त्रिभुज का तीनों कोण 90 से छोटा है, यानी कि ये न्यून कोण होगा। देखिए कहा, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूं और वाहन से वापस आ जाता हूं। पैदल गए और वाहन से वापिस आ गए, तो टाइम लगा 13/2 घंटा। का जब दोनों ओर पैदल आए जाए यानी कि पैदल आए और पैदल जाए, तो टोटल टाइम लगता है 31/4 घंटा। तो दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा, वाहन से यानी कि दोनों ओर वाहन से जाए, यानी कि वाहन से जाए और वाहन से आए, यानी कि 2v का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यार v का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि p वाला कोई इक्वेशन से हटा ही देते हैं। तो यार यहाँ पे p प्लस p कितना है, 2p है। तो इस इक्वेशन में अगर 2 से गुना कर दें, तो 2p प्लस ये 2v, 13/2 में 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 13। अब इन दोनों को अगर घटाइएगा तो -p माइनस 2p और प्लस 2p कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा कितना, 2v बराबर ये है 13 में से कितना, 31/4 घटाइएगा। 13 में से 31/4 घटाइएगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 13 चौक 52 में से 31 घटेगा, कितना बचेगा यार, 21/4। तो ये 21/4, 4 से भागा दीजिएगा 5.1/4, यानी कि 5 घंटा। 1/4 आवर को अगर मिनट में लाइएगा 60 से गुना, 4 से 15 चौक 60, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 3। आपसे बोला x³ प्लस 1/x³ बट्टा भाग यानी डिवाइड ना, x² प्लस 1/x² का वैल्यू। तो देखें यार x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालेंगे, पावर 2 गुना कर रहे हैं, तो 3 के स्क्वायर में से 2 घटाइएगा, 9 में से 2 गया 7। x³ प्लस 1/x³ निकालिएगा, पावर 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि 3 के क्यू में से 3 गुना 3 घटाइएगा, तो 27 में से 9 घटाइएगा कितना, 18। तो x³ प्लस 1/x³ 18, x² प्लस 1/x² कितना है, 7। 18/7 ऑप्शन नंबर सी। देखिए यार इस सवाल में w का वैल्यू -2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू -1/2। और ये पूछा है, आसान सा सवाल है यार। x का वैल्यू x² यानी 3 का स्क्वायर 9, z है कितना, -1/2 प्लस w है -2 अगुना y है 0। तो ये तो खत्म हो गया ना यार, ये तो 0 हो गया। अब ये है 9 गुना -1/2 यानी कि -4.5। अरे भैया -9/2 यानी -4.5। ऑप्शन नंबर ए। देखे कहा ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण A 90 है, तो ये 90 है, ये B हो गया, ये C है। कहा AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 है, AC 8 है। ट्रिपलेट पता ही होगा 6 8, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। का इस त्रिभुज का केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर बना है। देखें यार इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसका सेंटर O है। तो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का अगर रेडियस पता करके तो वृत्त का परिमाप निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यार कि राइट एंगल ट्रायंगल में अंतः वृत्त का जो रेडियस होता है ना, अंतः वृत्त का जो रेडियस होता है ये होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण 2। राइट एंगल में अंतः वृत्त का रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण 2। तो लंब है 8, आधार है 6, कर्ण है 10/2। 8 6 14 में से 10 गया कितना, 4/2 यानी कि 2।
तो समकोण में अंतःवृत्त का रेडियस पता कर गए तो परिमाप बोला, और आप सबको पता है परिमाप होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4 पाई, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 2 1 7 3 बाई 9 6 का माध्य 6, माध्य कहने का मतलब होता है एवरेज। टोटल क्या नंबर है 1 2 3 7 नंबर है, इन सातों का एवरेज 6 है, तो इन सातों का योग कितना होगा? अगर जोड़िएगा सबको जोड़ लीजिए तो न्यूमेरिकल को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ, 2 7 9 3 12 9 21 6 27, वेरिएबल को जोड़िएगा तो x प्लस वाई। का यार इन सातों संख्या का योग है इतना, पर सातों का औसत दिया कितना 6, सातों का योग इतना और सातों का औसत 6, तो सातों का योग कितना हो जाएगा 42। ऐसे कर लीजिए इन सातों का योग इतना, तो एवरेज कितना 7 से भागा दे दीजिए, पर एवरेज है कितना 6, तो x प्लस वाई प्लस 27 बराबर 7 6 42। क्लियर है ना? तो इन सातों संख्याओं का योग आ गया 42, सातों का योग आ गया कितना 42। अब आगे का x और y कांस्टेंट है, यदि x को 3x प्लस 1, x को जो है 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 से प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित करने का मतलब हुआ कि x के जगह 3x प्लस 1 लिए, तो आप बताएं यार x के जगह अगर 3x प्लस 1 लीजिएगा तो यानी कितना ज्यादा ले लिए? तो 2x प्लस 1 ज्यादा लिए हैं। y के जगह y प्लस 3 लिए, यानी कितना ज्यादा लिए? यहाँ से 3 ज्यादा लिए। तो मेरे भाई पहले 7 संख्या का योग था इतना, 7 संख्या का योग कितना था 42 था, 7 संख्या का योग 42 था, 2 नंबर को कितना ज्यादा ले लिए हैं? तो 2x प्लस 3x 4 ज्यादा ले लिए, तो योग में इतने का वृद्धि हो गया। 7 संख्या का पहले योग इतना था, इतना ज्यादा ले लिए, यानी कि योग में इतने का वृद्धि हो गया। 7 संख्या के योग में इतने का वृद्धि, तो एवरेज में कितने का वृद्धि? 7 से भागा दीजिए तो सातों के एवरेज में इतने का वृद्धि हो गया। लेकिन कहा कि एवरेज जो है 2 बढ़ गया, तो पहले 7 का एवरेज 6 था, 2 बढ़कर एवरेज हो गया कितना 8। अब ये 42 4 46 प्लस 2x बराबर 7 56, तो 2x बराबर 46, उधर जाके घटेगा x बराबर कितना 5, ऑप्शन नंबर डी। और 30 का तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग, 30 सॉल्व कर लीजिएगा। 30 सॉल्व करके जो भी आएगा, सिंपल सा ही सवाल है, अगर नहीं कर पाएंगे कर लेते हैं, नहीं कर ही लीजिएगा यार। आज थोड़ा सा तबीयत है यार, माफी चाहते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा खुद से करिएगा और इसको हम लोग करेंगे। और यार एक यूथ पब्लिकेशन का जो बुक आया है ना, बहुत जबरदस्त है ये, तो हम मतलब ये ऑफलाइन क्लास में पिछले कुछ दिनों से कर भी रहे हैं। इसको हमने कुछ टॉपिक लोगों को समाप्त भी इसमें कर दिया, और हमेशा बच्चों को हमने बोला जब से ये बुक आया है काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफी अच्छा बुक है। तो जिन लोगों का भी एनटीपीसी या ग्रुप डी का पेपर है, वो यूथ वाला बुक का जो कुछ टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड टंकी हो गया, क्योंकि रेशियो ये सब बनाने का जरूरत है नहीं, वो सब तो काफी आसान है, कैसा भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। लेकिन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ओके। फिर एडवांस में ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला पोर्शन जो है कम से कम इतना आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बहुत जबरदस्त बुक आया है इस बार इसका, तो आप लोग इस पे अच्छे से काम करिए। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि कल से जो है उसका वीडियो, अगर मेन होता है कि बहुत टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है यार, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो है जो टॉपिक वाइज हम अपलोड कर दें, ओके ना। तो आज के लिए माफी चाहते हैं यार, जैसे भी हुआ आप लोग थोड़ा अपने से खुद से भी थोड़ा इसमें कोशिश एफर्ट लगाना है अपना, ओके ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।